बहुत से लोग सोचते हैं सीधा कोचिंग आ जाना एक सॉल्यूशन है। तो पहला कंडीशन यही है कि एनसीईआरटी स्किप नहीं करना है, खुद से पढ़िए, खुद से समझिए। कुछ चीज़ें अगर आप पॉलिटी का कोई नाम लेना चाहें, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, एथिक्स, इनमें अगर कोई स्टैंडर्ड बुक्स या कुछ सोर्सेज हैं अगर आप शेयर करना चाहें तो छात्र भी उससे। सर मुझे लगता है अब तक था, अब मुझे लगता है कि एआई आ गया है तो मुझे नहीं लगता कि ज़रूरत है उस चीज़ की। तो जो बच्चे भी देख रहे हैं मैं उनको वही सजेस्ट करूँगा कि पीवाईक्यू को वो कूट लेना। एक बार प्रयास कीजिए कि आप एग्जामिनर भी बनिए, दिन में एक बार बनिए, कहीं भी जगह पर कि मैं एग्जामिनर होता तो इस चैप्टर में मैं क्या पूछता। तो 22 में आपने बहुत डांटा था तो मैं 2-3 दिन तो फिर आंसर लिखे नहीं, फिर वो अंदर गुस्सा आया। नमस्कार केजीएस के सभी छात्रों को, ऑल स्टूडेंट्स लिसनिंग टू मी। केजीएस के इस टॉक सेशन में आज मेरे पास अवसर है यूपीएससी 2025 के टॉपर विपुल चौधरी से आपको मिलवाने का। विपुल मेरे छात्र रहे और ये परीक्षा अपने आप में एक कठिन परीक्षा है। इट इज़ अ टफ एग्जामिनेशन। बहुत से लोगों को सक्सेस नहीं मिलता है तो थोड़ा स्केप्टिसिज्म आ जाता है, विश्वास का भावना आ जाता है कि यार इतनी मेहनत करने पर भी होता है या नहीं होता है। तो आज विपुल से मिलवाता हूँ। विपुल की लंबी जर्नी रही है, 5 अटेम्प्ट रहे हैं, इन सारे दौर से गुजरे हैं। अपने आप में गुजरात से आते हैं तो भाषा को लेकर, कंटेंट को लेकर, जानकारी को लेकर, मेंटरशिप को लेकर वही सारे असमंजस थे जो आपके पास थे। टॉपर्स के बहुत सारे इंटरव्यू आते हैं, आप लोग सुनते हैं, आपके मन में आता है क्या मैं भी कर सकता हूँ, ये टॉपर कहाँ पढ़ा, किससे पढ़ा, और इसमें भी कई सारे वाद विवाद जुड़ते हैं। लेकिन आज जब आप विपुल को सुनेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ, विपुल हम में से ही एक हैं। अपनी सारी समस्याएं, चुनौतियां उन्होंने देखी हैं और आज यहाँ तक पहुंचे। तो पूरी यात्रा को देखेंगे। विपुल चौधरी, रैंक 115, कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू वेरी मच सर। तो विपुल, केजीएस के स्टूडेंट्स हमें सुन रहे हैं यहाँ पर, और केजीएस ही नहीं, इस चैनल पे बहुत सारे स्टूडेंट सुन रहे हैं। और क्योंकि आप गुजरात से आते हैं, शुरुआत आपने गुजराती माध्यम से की, उसके बाद हिंदी और अंग्रेजी वो सब हुआ, तो मैं चाहता हूँ अपनी यात्रा पूरी बताएं जी सर, और हमारे छात्र भी उससे सीखें। सर जो यात्रा शब्द सुनते हैं तब याद आता है कि 2015 में स्वप्न देखा था कि हम आईएएस बनेंगे। तो बहुत लंबी सफर है। शुरुआती तो मेरे अपना पृष्ठभूमि बताऊं तो मेरा नाम विपुल करमन भाई चौधरी है। मैं गुजरात के पाटन डिस्ट्रिक्ट के सातलपुर तालुका से आता हूं, जो नॉर्थ गुजरात में पड़ता है। दैट इज कंसिडर्ड एज वन ऑफ द मोस्ट बैकवर्ड रीजन इकोनॉमिकली एंड सोशली। सो सबसे बड़ा चुनौती यही थी कि उस रीजन में सर आज तक किसी ने सोचा ही नहीं कि जो पीसीएस का क्लास 1-2 बनना है वो भी नहीं सोच रहे, तो यूपीएससी तो बहुत दूर की बात होगी। फिर भी मैंने लगा कि एक बार सपने बड़े देखते रहना चाहिए, कभी कभी पूरे हो जाते हैं। तो मैंने सोचा कि हम प्रयास करते हैं सिविल सर्विस का। मेरा एजुकेशन बैकग्राउंड बताऊं तो मैंने 1 से 10 गाँव में ही किया है गुजराती भाषा के साथ। 11th और 12th मैंने गांधीनगर से किया, वो भी गुजराती लैंग्वेज में ही था। फिर कॉलेज मैंने की है ह्यूमैनिटी सब्जेक्ट के साथ विद हिस्ट्री एंड पॉलिटिकल साइंस, वो भी रीजनल लैंग्वेज में ही था। फिर मैंने एमए किया है इग्नू से। तो पूरा एक मिथ, सबसे बड़ा मिथ यही होता है कि अब आईआईटी या आईआईएम से नहीं हो तो यूपीएससी नहीं हो पाएगा, या कई सारे मेडिकल होते हैं और कई सारे बड़े बड़े यूनिवर्सिटी होते हैं। मुझे भी ऐसा रहा कि शायद मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी से करता तो मेरा हो जाता, पर ऐसा कुछ है नहीं। मैं गवर्नमेंट स्कूल और कॉलेज से पढ़ा हूँ, फिर भी हो जाता है। तो दैट वाज माय एजुकेशनल बैकग्राउंड। फिर सर ने बात की कि वो लैंग्वेज का भी सबसे बड़ा इश्यू रहा है मेरे साथ। मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट की तब मुझे इंग्लिश और हिंदी उतना आता नहीं था, तो मुझे लगा कि मैं हमें यूपीएससी सिविल सर्विस गुजराती में देता हूँ। 2015 में एक टॉपर थे तो मुझे लगा कि एक हुआ है तो शायद हो सकते हैं। पर 1-2 साल मैंने प्रिपरेशन की कि मैं हिंदी में किताबें पढ़ता था, फिर ट्रांसलेट करके गुजराती में लिखता था। तो मुझे लगा कि ये बात तो नहीं बन रही है। फिर मुझे लगा कि साथ साथ में मैं इंग्लिश, स्पोकन इंग्लिश के कोर्स होते हैं वो साथ में स्टार्ट किया। मुझे लगा कि यूपीएससी करना है तो एटलीस्ट थोड़ा सा तो इंग्लिश आना चाहिए। फिर थोड़ा थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ने लगा कि नहीं, मुझे थोड़ा सा इंग्लिश आ रहा है। फिर लगा कि हिंदी में मेरी बात नहीं बनेगी, सो आई डिसाइडेड कि 2019 में ही कि मैं इंग्लिश में ही पढ़ना शुरू करूंगा। और मेरे पास बहुत वक्त था, 2-3 साल थे यूपीएससी करने के लिए। तो सर वो हुआ कि 2019 में मैंने डिसाइड किया कि मैं शिफ्ट हो जाऊंगा इंग्लिश में। 6 महीने से 7 महीने तक लगा कि मुझे चीजें समझ में नहीं आती थी। मैं स्पेक्ट्रम पहले हिंदी में पढ़ता था, पूरे कॉन्सेप्ट समझता था, फिर मैं इंग्लिश में पढ़ता था तो वो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आए। तो एक ये लैंग्वेज का मसला था। फिर 2022 में मैंने इंटरव्यू दिया तो इंग्लिश में इंटरव्यू दिया, फिर वो नहीं हो पाया। मुझे लगा कि इंग्लिश इंटरव्यू में देंगे तो भी मार्क्स मिलेंगे, फिर बहुत गंदे मार्क्स मुझे मिले इंग्लिश में। फिर मैंने डिसाइड किया कि जो लैंग्वेज में मैं कंफर्टेबल हूँ वो मैं करूंगा। तो मैंने मेंस, सभी जगह मेंस मैंने इंग्लिश में लिखी,
पर इंटरव्यू मैंने सोचा कि मैं हिंदी में दूंगा। तो लास्ट ईयर मुझे 348 रैंक मिला और इंटरव्यू में अच्छे मार्क्स थे, और इस बार भी मैंने हिंदी में दिए थे और इस बार बहुत अच्छे मार्क्स आए। तो मुझे लगता है कि लैंग्वेज इतना बैरियर है नहीं जितना स्टूडेंट्स मानते हैं सर। तो हिंदी में इंटरव्यू में आपके कितने मार्क्स आए इस पर? सर 193 मार्क्स थे। 193। बहुत लोग अभी भी मुझे कहते हैं, इवन आप IPS तो भी कहते हैं कि अगली बार जो तुम इंटरव्यू दे रहे हो तो इंग्लिश में देना, मार्क्स ज्यादा मिलते हैं। तो पर मैं वो अंदर से यही था कि जो लैंग्वेज मुझे बोलना अच्छा लगता है, मैं ओरिजिनल हूँ, कंफर्टेबल हूँ, भले ही मार्क्स मुझे कम मिले पर मुझे संतुष्ट होगा कि मैंने अपनी भाषा में बोला। नहीं, मुझे याद है जब हमारी बात भी हुई थी पिछली बार, जब इंटरव्यू में इतना कम स्कोर आया तो मैंने कहा इतना कम स्कोर कैसे आ गया, तो वही भाषा के प्रति जो घबराहट थी वो दिखती है। तो सभी छात्रों को ये बताना चाहता हूँ कि भाषा एक चुनौती है, और खासकर क्योंकि ये कार्यक्रम मैं हिंदी में कर रहा हूँ। मेरी विपुल से मुलाकात हुई, मैं एक कार्यक्रम करता हूँ मास्टर स्ट्रोक मेंटोरशिप, वहां पर मैं कुछ चयनित बच्चों को चयनित मतलब उनका एक एग्जाम लेकर ही चयन करता हूँ उन्हें उस समूह में। तो वहां पर हम अंग्रेजी में कार्य करते हैं, लेकिन जब मैंने हिंदी का देखा कि हिंदी में ये चुनौतियां आती हैं, और विपुल ने जिस तरह से बताया आपको कि गुजराती से हिंदी और इंग्लिश दोनों में जाने का उनके पास विकल्प था, तो उन्होंने हिंदी भी ट्राई किया। लेकिन हिंदी अपने आप में एक चुनौती है। मैं सभी हिंदी माध्यम के छात्रों से कहना चाहता हूं कि हिंदी को ये ना माने कि हमारी मातृभाषा है इसलिए इस परीक्षा को देने में ये बहुत आसान होगा। हिंदी में भी हमें काम करना होता है। जो उन्होंने पाया कि यार इंग्लिश में कर लेता हूं, तो हिंदी अंग्रेजी माध्यम आप के पास है। शिक्षक भी, जैसे आप देख रहे हैं, मैं हिंदी अंग्रेजी दोनों ही पढ़ाता हूं, तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है बेटे, लेकिन इसमें लगना पड़ेगा, इसमें बैठकर मेहनत करनी पड़ेगी। जैसा उन्होंने कहा, हिंदी में भी पढ़ा और इंग्लिश में भी पढ़ा, दोहराने से चीजें याद ही होती हैं, तो ऐसा कोई खास नुकसान उसमें नहीं होता। ये बताएं। एक बात ऐड करना चाहूंगा, ये लैंग्वेज मैं मानता हूँ सर, मैंने तीनों भाषा में मैंने पढ़ा है, समझा है और फिर लिखना भी प्रयास किया है। लैंग्वेज सही में सर बैरियर हो सकती है, पर इनिशियली वो बैरियर लगेगा। कोई भी लैंग्वेज आपको लगती है, जो भी एस्पिरेंट है वो हिंदी में प्रिपेयर कर रहे हैं या इंग्लिश में कर रहे हैं या अपनी कोई भी मातृभाषा में कर रहे हैं, इनिशियली वो फोमो फील होगा ही कि मैं ये लैंग्वेज में पढ़ रहा हूँ, फिर नहीं हो रहा है। कई सारे मेरे साथ पास एग्जाम्पल है जो सर इंग्लिश में प्रिपेयर कर रहे थे, जिनका नहीं हुआ, फिर उन्होंने गुजराती में ट्राई किया और वो अभी 709 रैंक है मिहिर पटेल करके। तो कई सारे एग्जाम्पल। अपना बस एक कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि जो भी चीज में मैं लिख रहा हूँ बहुत अच्छे से लिखूं, उस पर कमांड हासिल करूं। मुझे नहीं लगता लैंग्वेज कैन बी अ बैरियर सर इन यूपीएससी। चलिए, तो ये बहुत अच्छी बात है। तो पहला इस कदम से निकलिए कि भाई भाषा एक वो है, जो भाषा ले ली जी उसको न्याय कर दीजिए, काम लगेगा। दूसरा सवाल, सपना है यूपीएससी क्लियर करने का, और पीछे बहुत ज्यादा एकेडमिक बैकग्राउंड नहीं है या पढ़ाई में इतनी रुचि नहीं थी, अब बना है जी सर। तो जो पहला कदम होता है, पहले कौन से टेक्स्ट लिए जाए? इंटरनेट पे अभी जानकारी की भरमार है जी सर। बहुत से लोग सोचते हैं सीधा कोचिंग आ जाना एक सॉल्यूशन है। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो कॉलेज से कुछ कुछ करना शुरू करते हैं। तो आपने क्या किया, इस तैयारी को शुरू कैसे किया, और क्या उसमें कुछ गलतियां हुई? वो मैं चाहता हूं ताकि हम शेयर करें और बच्चे भी उससे गलती ना करें। जी सर मुझे तो लगता है कि मेरी ये लंबी सफर की एक ही वजह थी कि मैं हर चीज अपनी गलतियों से ही सीखा हूँ, कई और की गलतियों से सीख नहीं पाया। और दूसरी वजह ये थी कि मेंटरशिप का अभाव था, हमें पता ही नहीं था कि क्या क्या करना है, और गुजरात में तब जब स्टार्ट किया तब कोई नॉलेज था ही नहीं। तो बहुत सारी सर गलतियां हुई है। पहली चीज ये आपने बताई कि प्री स्टेप्स क्या होने चाहिए। मैं तो ऐसा मानता हूँ कि यदि आपको कोचिंग भी ज्वाइन करना है तो उससे पहले भी 1 साल अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, तब जाके ये दैट इज द प्री कंडीशन कि आप कोचिंग अच्छे से कर पाओगे, तभी उसका बेनिफिट ले पाते। जी नहीं, वरना बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो कई जो इनिशियली बच्चे होते हैं जो सोच रहे हैं कि क्या करना है, हर किसी का बैकग्राउंड अच्छा होता है तो उसके हिसाब से होता है। कई लोग कहते हैं एनसीईआरटी नहीं पढ़ना है, कई लोग कहते हैं पढ़ना है। सर अब मैं जीसीईआरटी पढ़ा हूँ जो गुजरात का होता है, तो फिर मैंने एनसीईआरटी पढ़ा तो मुझे सर जेलस फील होने लगा कि ये बच्चे कितना अच्छा पढ़ रहे हैं, हमारे में तो कुछ आ ही नहीं रहा। तो दैट इज द एनसीईआरटी का लेवल बहुत अच्छा है। कोई भी बंदा, जो कोई भी स्टूडेंट जो स्टार्ट कर रहा है प्रिपरेशन, मुझे लगता है एनसीईआरटी प्री कंडीशन है ही। मैंने सर 2020-21 में पढ़ी, उसके बाद नहीं पढ़ी, क्योंकि इसकी मेन वजह ये थी कि एक बार मैंने अपना फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग कर दिया, फिर मैं कोई कोचिंग की नोट पढ़ रहा हूँ या कोई एडवांस बुक पढ़ रहा हूँ, मैं पढ़ सकता हूँ। तो पहला कंडीशन यही है कि एनसीईआरटी स्किप नहीं करना है, खुद से पढ़िए, खुद से समझिए। फिर कोई कोचिंग ज्वाइन करना चाहते हैं, दैट इज द प्री कंडीशन कि एनसीईआरटी पढ़ने के बाद ही कोचिंग करिए। ऐसा नहीं कि कोचिंग के थ्रू आप एनसीईआरटी समझ रहे हो, मुझे नहीं लगता है कि वो पढ़ने का सही तरीका। कोचिंग का पर्पस भी डिफीट करता है। यस सर, वो चाहते हैं कि आप एनसीईआरटी खुद पढ़िए, खुद समझिए, तभी आप कोचिंग जाने के लायक बनेंगे।
तो सर मेरा पहला तो यही सुझाव रहेगा। दूसरा सुझाव ये है कि सर अभी इंफॉर्मेशन, हम इंफोडेमिक में ही जी रहे हैं, बहुत सारी भरमार है। अभी भी टेलीग्राम चैनल बनना स्टार्ट कर दिया, इवन मैंने भी बनाया है, कई सारे टॉपर है जो बना रहे हैं। हर साल कितने सारे चैनल आ रहे हैं, हर बार टेलीग्राम में कुछ ना कुछ आता है। दूसरा सर अभी पायरेटेड वीडियो और जो चैनल्स होते हैं वो भी चलते हैं, तो इसी वजह से हर कुछ मुझे मिल जा रहा है। साइंस एंड टेक के बंदे, कोई बच्चे होते हैं 3-3 जगह से अलग अलग क्लास कर रहे हैं। सेम। तो एक चीज ये होती है कि आप अब फिल्टर कैसे करेंगे कि मुझे ये करना है या नहीं करना है। आइदर अपने पीयर ग्रुप में जो जिन्होंने किया है उनसे पूछ ले कि ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। दूसरा चीज, यदि आप कॉलेज में है तो एक काम अच्छे से कर सकते हो, 10 या 12 टॉपर को देखिए, कोई भी आपको जो भी अच्छे लगे, बेस्ड ऑन देयर बैकग्राउंड पहले वो जानिए कि क्या बैकग्राउंड रहा है, फिर उसको सुनिए। और 10-12 लोगों ने कौन सी कॉमन चीज की है ना, वो आइडेंटिफाई कर लीजिए। 10 या 12 चीज होगी जो सभी ने की होगी, तो वो मतलब है कि वो करनी है। फिर बाद में कंटेक्चुअलाइज करना है कि आपका बैकग्राउंड ये है तो आप ये करिए, ये है तो ये करिए। पर कुछ कुछ चीजें ये होगी जो सभी ने की होगी, जैसे न्यूज़पेपर पढ़ना हो गया, नोट बनाना हो गया, हर दिन वो है कि प्रैक्टिस करनी आंसर राइटिंग की, वो सभी ने की होगी। जो नहीं की हो तो मुझे लगता है वो टॉपर सही बोल रहा है। तो मैं कहता हूं कि जब आप इनिशियली पता ही नहीं कि यूपीएससी कैसे करना है, तो एक ही माध्यम होता है कि या तो कोचिंग से माध्यम से आप सीखे, या फिर टॉपर्स के जो वीडियो अवेलेबल होते हैं एक बार देख लीजिए, पर किसी को ब्लाइंडली फॉलो मत कीजिए। सर मैं इसमें एक एग्जांपल सेट करना, बिल्कुल प्लीज। 2018 में शायद मैं याद करता हूँ, अक्षत जैन करके एक सर थे जो ऑल इंडिया रैंक सेकंड आई थी, तो उन्होंने कहा था कि मैंने नोट है ना बहुत शॉर्ट नोट बनाए। तो मुझे उनसे मैं ज्यादा प्रभावित हुआ, मैंने भी शॉर्ट नोट बना दिए। उन्होंने जिस तरीके से बनाए मैंने भी वही बना दिए। फिर 1 महीने बाद मैंने पढ़ा, उनको रिवाइज नहीं किया। 1 महीने बाद मैंने सोचा कि इसको रिवाइज करता हूँ। मुझे कुछ लिटरली समझ ही नहीं आ रहा कि मैंने क्यों इतने शॉर्ट नोट बनाए कि जो मैं खुद ही नहीं समझ पा रहा हूँ। तो सर वो एक बड़ा लेसन था मेरे लिए कि टॉपर्स को मैं तभी अपनाऊंगा जो मेरे कंटेक्स्ट के हिसाब से बन रहे। मुझे लंबे लंबे नोट पढ़ना बहुत पसंद था, मैं क्यों शॉर्ट नोट बना रहा था। तब से लेकर सर आज तक मैंने कोई टॉपर्स का देखा ही नहीं, क्योंकि मुझे लगता है कि मुझे खुद अपने वीकनेस हाईलाइट करनी है और उसके ऊपर काम करना है। तो इस तरीके से मैं चाहता हूं कि कोई भी टॉपर को आप सुनते हो तो अपने कंटेक्स्ट के हिसाब से ही लो और उनका बैकग्राउंड जरूर जानो। मुझे इंटरव्यू में सर 110 मार्क्स आए, मैं कैसे गाइड कर सकता हूँ कि इंटरव्यू में ये करो, मैं इसके लिए एलिजिबल ही नहीं हूँ। तो वो बात सर अभी सोशल मीडिया में ज्यादा ही टॉपर्स आ गए, ज्यादा बोलते हैं, तो एक बात ध्यान में रखनी चाहिए सर। तो सभी छात्रों को मैंने आपसे कहा था कि विपुल से आप बात करेंगे तो विपुल की एक ह्यूमिलिटी है और एक सच्चाई है जो आपको मिलेगी। तो जैसा कि तैयारी में एक बात इन्होंने कही कि एनसीईआरटी इन्होंने पढ़ी और वो एनसीईआरटी जरूरी है। तो मैं हाथ जोड़कर सभी लोगों से, शिक्षक भी सुन रहे हैं मुझे और कई सफल अभ्यर्थी भी सुन रहे हैं जिनका कईयों का कहना हो गया है कि एनसीईआरटी नहीं पढ़नी चाहिए। भाई देखिए, आपका परिवेश अलग हो सकता है आप बहुत अच्छे कॉलेज से आए, बहुत अच्छा एजुकेशन बैकग्राउंड है आपका। जो बच्चा बिल्कुल भी नहीं जानता, जहाँ पे हम देख रहे हैं गुजरात स्टेट और एनसीईआरटी तक का अंतर उन्हें अनुभव हो रहा है, और मेरा बहुत बड़ा वर्ग है जिसको बहुत ज्यादा जानकारी नहीं है, ईमानदारी से एनसीईआरटी पढ़ लीजिए, वो आपकी फाउंडेशन पे काम करेगी। अगर आप खुद ही सोचिए, देश के बेस्ट मेडिकल कॉलेज में पढ़े हैं तो आपको एनसीईआरटी बच्चों का खेल लगेगी। लेकिन जब विपुल को देखता हूं तो एक ऐसा सपना, एक ऐसे बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट से आते हैं जहां कोई सपना भी नहीं देखता, वहां पर भी अगर एक बच्चा कदम उठाता है तो मैं उसकी वो एक डेमोक्रेटिक जो अपॉर्चुनिटी है उसको ये ढोंग फैला के कि एनसीईआरटी नहीं पढ़ना नहीं हटाऊंगा। आप अगर बहुत अच्छे हैं शिक्षा में, एनसीईआरटी आपका लेवल नहीं है, कोई बात नहीं, बहुत अच्छी बात है, अच्छी अच्छी चीजें पढ़ें, बिल्कुल पढ़ें। दूसरी बात यह है कि टॉपर्स की एक बहुत अच्छी बात कही, एक कॉमन सेंसिकल बात मुझे लगी कि सब टॉपर्स में कुछ चीजें कॉमन थी कि भाई उन्होंने कहा ये चीजें कर लीजिए, उसको देख लीजिए। और गलती तो हम सभी करते हैं कि ये हो गई। जैसे इन्होंने नोट्स बनाने का एक तरीका बताया जो इनको शायद नहीं सुहाता होगा, अभी भी यहाँ पर भी विपुल भी मानेंगे बहुत से लोगों को शॉर्ट नोट में काम आ जाता है, सबकी अपनी विधि होती है, बट आप अपने पे विश्वास रखिए। जब आपके नोट्स पर विश्वास होंगे तो आप वो कर पाएंगे। और जैसा कि विपुल ने कहा कि कोचिंग समाधान तब बनेगा जब आप कोचिंग के लिए खुद भी तैयार होंगे। आप सोचिए ना, कोचिंग ही आपको 6ठी क्लास की एनसीईआरटी पढ़ा रही है तो आप अपना भी काम उनको आउटसोर्स कर रहे हैं और जो असली काम है वो मिस हो जाएगा। तो मेरे ख्याल से
जो बात यहाँ पर आई है इसको आप एक कॉन्टेक्स्ट में लीजिए कि आप जहां पर है अपने स्तर के हिसाब से पुस्तक का चयन करें। इसमें कुछ जो रेफरेंस बुक, जो एडवांस बुक आपने ली, जी सर। अगर कुछ चीजें, वैसे तो सभी टॉपर अपना अपना देते हैं, जी सर। कुछ चीजें अगर आप पॉलिटी का कोई नाम लेना चाहें, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, एथिक्स, इनमें अगर कोई स्टैंडर्ड बुक्स या कुछ सोर्सेज हैं अगर आप शेयर करना चाहें तो छात्र भी उससे। सर मुझे लगता है अब तक था, अब मुझे लगता है कि एआई आ गया है तो मुझे नहीं लगता कि जरूरत है उस चीज की, क्योंकि अपने मोस्टली जो रीजनल लैंग्वेज वाले होते हैं उनको ज्यादा दिक्कत होती है कि एडवांस बुक उतनी समझ नहीं पाते। अच्छा, तो मेरा सर नोट्स मेकिंग का ये पर्पस था। मैं प्रीलिम्स के लिए अलग बनाया हुआ हूँ, मैं मेंस के लिए भी अलग बनाया हूँ। हालांकि कई टॉपर कहते हैं कि दोनों एक ही बनाना चाहिए, मुझे आज करता है सबका अपना। तो मैं यही कहता हूँ कि हर चीज अपने कंटेक्स्ट के हिसाब से ही करना। मैं जो कुछ बोल रहा हूँ पहले अपना कंटेक्स्ट सोच लेना, फिर मेरी बात समझना, फिर ही लिंक करना, अदरवाइज नहीं करना। तो वो चीज है कि सर जो चीज समझ में आती है वही करना चाहिए। कुछ एडवांस जो बुक्स, जैसे सर 2018, 20, 25 जो भी हो सभी में सेम ही चला आ रहा है कि स्पेक्ट्रम पढ़ना है तो हिस्ट्री से जो स्पेक्ट्रम होता है, पॉलिटी होते हैं तो लक्ष्मीकांत करना है, जियोग्राफी की अलग अलग कोचिंग की जो होती है। करना है या नहीं करना आपके हिसाब से? सर मुझे जैसे स्पेक्ट्रम हुई, मैं सर कोई किताब पूरी पढ़ता ही नहीं हूँ, मुझे मेन तो होता है टॉपिक से। मेरा जो यूपीएससी के 10 साल के पीवाईक्यू में देखूंगा प्रीलिम्स का और मेंस का, मुझे लगता है कि 1857 का मान लेते हैं विप्लव हुआ था, जो रिवोल्ट हुआ, वो 2 बार उन्होंने पूछ लिया। मुझे लगता है अब कोई कंटेंट बचा ही नहीं कि इसमें से वो पूछा जा सकता है। तो मैं अवॉइड करता हूँ कि वो मेंस के लिए मैं वो ना पढूं। उसके बाद का कोई चैप्टर आ रहा है तो मुझे सर किताब से ज्यादा चैप्टर पर ज्यादा फोकस होता था। हर चैप्टर में नहीं पढ़ता हूँ, पर वो होता है टॉपिक के अंदर सब टॉपिक पे आप फोकस सर। मुझे वो यूपीएससी का माइंडसेट में समझ गया हूँ बेस्ड ऑन पीवाईक्यू एनालिसिस कि वो क्या पूछेंगे और क्या नहीं पूछेंगे। तो उसमें सर मेरा प्रेडिक्शन बहुत स्ट्रांग था मेंस में कि वो क्या पूछेंगे और क्या नहीं पूछेंगे। तो जो बच्चे भी देख रहे हैं मैं उनको वही सजेस्ट करूंगा कि पीवाईक्यू को वो कूट लेना है। थोड़ा सा यही बच्चे सुनेंगे ना, वो बोलेंगे सर का प्रेडिक्शन बहुत स्ट्रांग था, तो वो थोड़ा सा शेयर करें कि कैसे आपने एनालिसिस किया। बच्चा वो भी नहीं कर पा रहा है जी सर। पीवाईक्यू से एनालिसिस, फिर कैसे आप टॉपिक तक आते थे वो अगर आप प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए। ये सर पहले सर मैं मेंस के बारे में बोलता हूँ फिर प्रीलिम्स पे जाते हैं। पहले मैं उससे पहले एक बात ये बोल देता हूँ कि उतनी ही चीज पढ़िए जितना यूपीएससी पूछ सकता है। आप कोई भी कॉन्सेप्ट पढ़ा और आपको लगता है कि उसमें से प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से कोई सवाल नहीं बन रहा, मेंस के पर्सपेक्टिव से कोई सवाल नहीं बन रहा, या इंटरव्यू के पर्सपेक्टिव से कोई सवाल नहीं बन रहा, तो वो पढ़ने का मतलब है ही नहीं। ठीक है, तो मेरा यही मानता था कि ये 3 पर्सपेक्टिव से कोई सवाल बन रहा है तो ही मैं पढ़ूंगा। सर मुझे नॉलेज बहुत कमी है, मैंने बहुत फिल्टर करके ही पढ़ा है, तो आप कुछ चीजें पूछोगे तो मुझे अभी भी नहीं आइडिया, पर वो है कि जो यूपीएससी पूछेगा वो मुझे पता है। तो ये जो नए छात्र हैं इनको ये नहीं पता होता कि क्या पूछेगा, वहां तक कैसे जी सर, उससे हर दिन ये प्रयास करना है कि जैसे मैं आज मान लीजिए कि पॉलिटी में कोई कॉन्सेप्ट पढ़ रहा हूँ, पहला ही चैप्टर हो गया प्रीएम्बल वाला, तो मैं प्रयास करूंगा कि पिछले 10 साल में प्रीलिम्स में प्रीएम्बल में कौन से टॉपिक पूछे गए, किस तरीके से सवाल पूछा गया है। अब मैं 10 साल में देखूंगा कि ये सवाल पूछे हैं, अब लगेगा कि इसमें ये कुछ एक मान लीजिए कि 7 वर्ड में पूछ लिया, एक फ्रेटर्निटी वर्ड पे नहीं पूछा है, तो देयर आर हाई प्रोबेबिलिटी कि फ्रेटर्निटी पे ही पूछेगा। अब मैं बनाऊंगा सवाल कि फ्रेटर्निटी पे वर्ड पर क्या सवाल पूछा जा सकता है। तो ये पर्सपेक्टिव हुआ कि मैं पहले 10 साल के पीवाईक्यू देखूंगा, कितने सवाल पूछे गए, कौन से रिपीटेड हो रहे हैं और कौन से चीज पे नहीं पूछा गया, तो अगली बार कब पूछा जाएगा। तो ये है कि हमें मैथ्स का कैलकुलेट करना पड़ेगा। फ्रीक्वेंसी एनालिसिस आपने कर लिया, क्या पूछा गया। हर बार मैं प्रीएम्बल पढ़ूंगा तो हर बार मैं पीवाईक्यू पढ़ूंगा। बहुत अच्छी बात। तो ये है कि मैं 10 बार प्रीएम्बल का चैप्टर पढ़ा तो मैं 10 बार पीवाईक्यू पढ़ चुका हूं, तो अब मुझे माइंडसेट समझ में आ गया है। हालांकि यूपीएससी में एग्जामिनर चेंज होते रहेंगे, मुझे लगता है कि जो इंस्टीट्यूशनल वे थिंकिंग है उनकी वो सेम ही अभी भी। बेस्ड ऑन मैं पीवाईक्यू एनालिसिस कह सकता हूं, तो वो सेम मेंस में मैं करूंगा कि मेंस में प्रीएम्बल में से कौन सा टॉपिक पूछा गया है। कभी कभी लगता है कि 1-2 टॉपिक पे ही पूछते, बाकी कुछ नहीं पूछते, तो मुझे लगता है प्रीएम्बल मेंस के लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो मैं फिर वो नहीं पढ़ूंगा। तो ये होती है, उससे मेहनत कम होती है और बेनिफिट ज्यादा होता है। तो सेम हम चीज करेंगे। फंडामेंटल राइट हो गया, डीपीएसपी हो गया, कि उसमें फंडामेंटल राइट में अब तो एआई की वजह से ज्यादा वो हो गया है कि फंडामेंटल राइट में पिछले 10 साल में कितने सवाल पूछे, 4 पूछे हैं 10 साल में, तो उसका मतलब इसका हाई वोल्टेज है, तो उसमें हम प्रयास करेंगे कि उसको ज्यादा पढ़ा जाए। तो मैं वही कहूंगा कि कोई भी चैप्टर या कुछ भी चीज कर रहे हो, बेस्ड ऑन पीवाईक्यू सोच लीजिएगा, ये पूछी जा सकती है तो ही पढ़िए उसको। और ये तभी समझ में आएगा कि आप बार बार हर दिन सुबह उठते पीवाईक्यू पढ़ लीजिए। मैं तो यही सजेस्ट करता हूँ। अच्छी सजेशन है। सभी लोगों से मैं कहना चाहता हूँ, छात्रों से भी,
और खासकर लगभग 2 दशक हो गए हैं पढ़ाते पढ़ाते, तो हमारे पास छात्र ऐसे आते हैं जो पढ़ना चाहते हैं, यूपीएससी पास करना चाहते हैं, लेकिन यूपीएससी की जो कहीं पर कुंजी छुपी हुई है वो उनके पीवाईक्यू में है, वो उस पर ध्यान नहीं देते। वो सोचते हैं जो शिक्षक ने बोल दिया वही हमें करना है। और इसमें एक समझदार, जिसे हम कहते हैं स्मार्ट लर्निंग वाली बात है कि आप अपने एग्जामिनर को पहचानते हैं कि भाई उसको क्या चीजें ज्यादा पसंद है, तो यहाँ की फ्रीक्वेंसी इन एरिया से ज्यादा क्वेश्चन पूछता है। बट आप ऐसा नहीं सोचते जिनसे नहीं पूछता उन्हें छोड़ दिया, उनको भी मान के चलते हैं भाई अभी तक इस पर नहीं आया, इस पर कभी भी पूछेगा। तो ये एक फ्रीक्वेंसी एनालिसिस ये बिल्कुल है। अभी सभी छात्र जो मुझे सुन रहे हैं, जो भी इस तैयारी में, आपका सबसे बड़ा दोस्त आपका यूपीएससी का पीवाईक्यू है। वो अगर आप देख रहे हैं तो आपकी बहुत सारी तैयारी में जो कमियां हैं वो पूरी करेंगे। और विपुल सर इसमें सर 2 चीज ऐड में करना चाहूंगा। एक तो ये है कि हर स्टूडेंट होता है वो स्टूडेंट के पर्सपेक्टिव से ही पढ़ता है जी। मैं कहता हूं कि एक बार प्रयास कीजिए कि आप एग्जामिनर भी बनिए, दिन में एक बार बनिए, कहीं भी जगह पर के मैं एग्जामिनर होता तो इस चैप्टर में मैं क्या पूछता। जब भी सेकंड चीज ये होती है कि मेंस का आंसर लिख दिया, तो यदि मैं एग्जामिनर होता तो ये सवाल पढ़ के मैं कितने मार्क्स देता। यदि दोनों पर्सपेक्टिव हम साथ में लेके चलेंगे ना, तो मुझे लगता है कि जैसे सर मैंने भी कई दोस्तों की कॉपी चेक की है, तो मैं आंसर पहले एक इंट्रोडक्शन पढ़ के समझ जाता कि इसको 2 मार्क्स मिलेंगे, मुझे पूरा आंसर पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो मुझे ये तब समझ में आया कि इंट्रोडक्शन का क्या महत्व है। इस तरीके से पूरा आंसर देखते तो लगता है कि किस चीज का ज्यादा महत्वपूर्ण होता है, किस चीज का कम। तो एक चीज ये स्मार्ट वर्क कहते हैं ना, उसकी कुछ डेफिनेशन है नहीं, पर अपने इनोवेटिव तरीके से मैंने ये सोचा कि हमें स्टूडेंट के साथ साथ एग्जामिनर खुद साथ में रहना है, साइमल्टेनियसली काम करना है कि यदि मैं एग्जामिनर होता तो मैं क्या करता, मेंस में कितने मार्क्स देता, प्रीलिम्स में होता तो क्या सवाल बनाता। दूसरी चीज ये है कि सर कई बच्चे ऐसे होते हैं कि प्रीलिम पास हो जाते हैं, मेंस नहीं होता। उसके कई वजह होते हैं और कई सॉल्यूशन भी है। एक सॉल्यूशन मुझे लगता है कि जो मुझे सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हुआ, मेरी 3 बार मेंस सबसे अच्छा मार्क्स था, मुझे उसका कॉन्फिडेंस था। तो कि वो मेंस माइंडसेट करके मैं कीवर्ड यूज करता हूं कि मैं हर चीज जो पढ़ रहा हूं वो मेंस के माइंडसेट से ही पढ़ूंगा। और उसमें एक चीज ये थी कि मुझे पढ़ के सर समझ में कुछ अभी भी नहीं आता है, इस वजह से मुझे इंटरव्यू में मार्क्स कम आते थे कि जो आपने सवाल पूछा मुझे पेन और पेपर देते तो मैं उसका आंसर अच्छे देता था, पर वो बोल के नहीं होता था। तो मुझे लगता है कि मेंस में सबसे अच्छा बेनिफिट ये मिला कि मैं हर चीज लिख के ही करता था, तो उससे मेरा प्रेजेंटेशन इंप्रूव हुआ, मेरी जो राइटिंग स्किल थी और उसकी स्पीड थी दोनों इंप्रूव हुई। तो मैं जो भी स्टूडेंट्स देख रहे हैं उनको ये सजेस्ट करूंगा, एक तो मेंस का माइंडसेट डेवलप करिए और जो भी चीज आप समझ रहे हैं वो पढ़ के, वो जो लिख के वो समझिए, तो ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा। तो बिल्कुल जिस परीक्षा के लिए जा रहे हैं उसी में ढल जाइए, उसी के माइंडसेट में जाइए। प्रीलिम्स का एक अलग तरीका है, प्रीलिम्स जो यूपीएससी है और बाकी स्टेट पीसीएस है, इनमें प्रश्नों में अंतर होता है, इन्फरेंस आधारित प्रश्न ज्यादा होते हैं, तो वैसी सोच रखनी चाहिए और लेखन का कार्य तो करना ही चाहिए। लेखन से आते हैं मेंस पर। सर हमारे जो पीयर ग्रुप होते हैं उसमें एक डायलॉग बहुत चलता है कि एवरी सेल्स ऑफ योरसेल्फ शुड थिंक अबाउट द यूपीएससी। तो वो मजाक मजाक में बोलते हैं, पर बहुत अच्छी बात है कि हर पूरा फोकस उस पर ही होना चाहिए कि ये क्या कर रहा है। हम सीएपीएफ के हो गए या बाकी यूपीएससी एग्जाम लेती है तो उसके भी पीवाईक्यू देखे कि यूपीएससी का एग्जामिनर वहां कैसे काम कर रहा है, ये लगता है कुछ सिमिलरिटी है तो शायद यहाँ अगले साल ये पूछ ले। तो वो है कि उनको पर्सपेक्टिव समझना बहुत महत्वपूर्ण है। बिल्कुल जी सर, आप आगे। तो ये मेंस की तरफ आ जाते हैं। मेंस में जैसे अभी आपने कहा कि इवैल्यूएशन भी होना चाहिए, आपने देखा होगा मास्टर स्ट्रोक में हम सेल्फ इवैल्यूएशन भी सिखाते हैं कि आप अपने मार्क्स देंगे फिर हम भी देंगे, तो तुलनात्मक भी होगा। तो मेंस की तैयारी कैसे रही, मास्टर स्ट्रोक कैसे आना हुआ, और ये पीयर ग्रुप की क्या अहमियत है, राइटिंग की क्या अहमियत है। तो छात्र आते हैं वो कहते हैं सर हम आंसर नहीं लिख पाते हैं, तो एक्चुअल आंसर राइटिंग कैसे शुरू हुई? जी सर, कैसे इस यात्रा में आए और क्या अनुभव? सर मैं लास्ट क्वेश्चन से शुरुआत करता हूँ कि आंसर राइटिंग शुरू कैसे हुआ। सर एक अनुदीप दुरी शेट्टी करके एक ऑल इंडिया रैंक 1 हुए हैं, तो उन्होंने किताब, बहुत अच्छी किताब लिखी है। बहुत अब बच्चे नहीं पढ़ते, उनको लगता है पहले लिख दी तो वो नहीं है। तो आर्ट ऑफ द आंसर राइटिंग एंड ऐसे राइटिंग करके एक किताब है। तो जो दिन उन्होंने अपलोड की मैंने उसी दिन ऑर्डर कर दिया था, और मुझे लगता है सबसे ज्यादा बेनिफिशियल वो रहा कि आंसर राइटिंग किस तरीके से करनी है, अच्छी तरीके से जो समझना है तो आप वो किताब एक बार पढ़ सकते हैं। तो मैंने सर वो था कि हर दिन में 5-5 क्वेश्चन लिखने हैं, और कई स्टूडेंट होते हैं वो सब टॉपर ने बोला है तो वो भी करते हैं, पर होता क्या है कि अब मैंने लिखे तो उसे इवेल्यूट नहीं करते। इवेल्यूट करते हैं तो किस तरीके से करते हैं, सिर्फ कंटेंट के पीछे ही भागते हैं। हाँ, सिर्फ जानकारी है। आंसर राइटिंग को हर बार आर्ट बोला गया है, और आर्ट है हर दिन सीखी जाती है और हर दिन उसे शार्पन करना होता है, मतलब गढ़ना होता है उसे।
तो मुझे लगता है हर दिन आप हर दिन लिखिए, कुछ ना कुछ लिखिए, कुछ ना कुछ टॉपिक पर लिखिए। ऐसा हो तो जब इनिशियल कर रहे हो तो आंसर देख लीजिए। मैं सब पहले टेस्ट सीरीज ज्वाइन किया तो पूरे जो 20 क्वेश्चन होते हैं उसका पहले आंसर देखता था, फिर वही आंसर में लिखने जाता था। एटलीस्ट मुझे कॉन्फिडेंट तो आए कि मैं 20 लिख लेता हूं। जानकारी का पार्ट हो गया। हाँ, तो पहले मैं लिख लेता हूँ, वो बिल्कुल, करूँ, फिर बिल्कुल। कंटेंट बाद में कर क्वांटिटी लूँ। आ गई, क्वालिटी फिर आ जी, जाएगी। वो आप तो एमएमपी में बार बार बोलते ही थे सर। जी। तो वो था कि जो भी हो सके आप आर्ट में जितना शार्पन कर सके जिस भी तरीके से करिए। मैं पहले आंसर देखता था, फिर लिखता था इनिशियल लेवल पर, फिर लगने लगा कि मैं 2 पेज अच्छे से लिख लेता हूँ। पहले सर 20-20, 25-25 मिनट लगता था एक आंसर लिखने के लिए। मैं बहुत पहले साल की बात कर रहा हूँ। फिर लगा कि टाइम कम हो जाएगा, टाइम का कोई दिक्कत नहीं। एक बार मुझे आर्ट सीखना है कि उसे लिखना किस तरीके से है, मुझे इसे प्रेजेंट किस तरीके से करना है। आप कौन से लेवल पे, उस तरीके से डिपेंड करेगा। जब इनिशियल होगा तब ये स्टेप हो सकते हैं। जो बंदा प्रो है, जैसे वो मतलब जो जेनजी की लैंग्वेज में कहते हैं प्रो, मतलब बार बार मेंस लिख चुके हैं, वेटरन हो गए। यस सर, वेटरन। तो उनको उनके लेवल वो 5 या 6 या 7 मिनट में आंसर लिख लेते होंगे। अब उनके लिए माइनर चीज पर ज्यादा ध्यान देना है। 2022 में सर मैंने आपसे जुड़ा हुआ था पहली बार, उससे पहले सर जुड़ा था यूट्यूब के माध्यम से। 2022 में पर्सनली आप वो वीडियो करते थे, तो उससे हुआ कि एमएमपी आपने उसी साल शुरू किया और मैं भी उसी साल ज्वाइन हुआ था। तो सर उस साल मेरा कॉन्फिडेंस बहुत अंडर लो चल रहा था। मैंने प्रीलिम्स दे लिया, मुझे नहीं था कि मेरा हो जाएगा, फिर हो गया। तो 19 दिन तो ऐसे ही बर्बाद हो गए। फिर लगा कि सर अब 19 दिन तो बर्बाद हो गया, अब क्या होगा। तो मैंने सर कोई टेस्ट नहीं लिख पाया, थैंक्स टू यू सर पर्सनली। कि उस टाइम मेरा डिप्रेशन का लो फेज चल रहा था और मैं कुछ नहीं पढ़ पाया। मैं दिल्ली में था तो 10 दिन यहाँ रुका, मेरा हेल्थ बहुत डाउन हो चुका था, मैं घर पर चला गया। तो एक ही चीज मैं करता था, सुबह 7 से 8 बजे आप एमएमपी स्टार्ट करते थे, बस उतना लिखना। पूरा दिन में कुछ पढ़ नहीं पाता था, कुछ नहीं कर पाता था। फिर भी उस साल सर मेंस निकल गया। तो मुझे लगा कि ये एमएमपी का पावर कितना है। तो सभी बच्चे जो देख रहे हैं, मैं उनको सजेस्ट ये करूंगा कि सर का एमएमपी का मेन इंटेंशन यही था कि सुबह 7 बजे से 8 बजे 10 सवाल लिखने हैं और सेल्फ इवेल्यूट करने हैं। तो वो प्रैक्टिस आप हर दिन कर सकते हो, जो आपको मेंस मजबूत करना है। तो फिर सर 2024 में आपने वापस एमएमपी स्टार्ट किया, मैं वापस एमएमपी में जुड़ा, तो मेरे 440 मार्क्स आए। तो 45 मार्क्स का ह्यूज गैप देखने को मिला 2 साल भी मिला, उसमें सिलेक्शन भी हुआ। श्योर सर, उसमें 348 रैंक आया था। तो ये मतलब ये कहने का तात्पर्य ये है कि एमएमपी का मेन इंटेंशन ये था, आप हर दिन लिखिए, हर दिन इंप्रूव करिए। तो आप अभी से वो स्टार्ट कर सकते हो कि हर दिन लिखना है, हर दिन इंप्रूव करना है। तो ये सर बेसिक है सर आंसर राइटिंग का। मास्टर स्ट्रोक में एक और चीज भी हम करते हैं उस एमएमपी में, कि अगर आप अच्छा नहीं करेंगे तो आपकी जान लेंगे। जी वो सर, भी एक सख्ती रखते हैं, तो कई लोगों को सख्ती में मजा नहीं आता है। मैं सुबह उठ नहीं पाता, मुझे सुबह उठना पसंद है, रात को ज्यादा लेट पढ़ना भी पसंद है। तो दोनों चीज बायोलॉजिकली पॉसिबल नहीं थी। फिर भी आपका ज्वाइन करने का एक तो ये था कि आप ट्रेडिशनल वे में पढ़ाते हो कि 7 बजे बोला है तो 6 सर मैं उठता था 6:50 को। अब आपका वीडियो चालू होता था 6:55 को, तो मैं नहाने जा रहा हूँ और वीडियो स्टार्ट कर रहा हूँ। मुझे लगा 5 मिनट तक चलेगा कि मैं वीडियो ओपन नहीं कर रहा। 5 मिनट में भागता था, चाय पीता था, एक हाथ में मोबाइल है, चाय है, पीता पीता लाइब्रेरी जाता था। 7 बजे में पहुंच जाता था, 10 मिनट में सारा काम कर देता था जब मेंस का टाइम अपना चल रहा था। फिर मैं 7 बजे से 8 बजे आंसर लिखता था। कभी कभी था कि आंसर अच्छे नहीं लिखते थे तो आपसे ज्यादा डांट सुनने में मिली। तो मुझे लगता है कि पहले सर हम पढ़ाते थे ना टीचर, तो डांटते ज्यादा था, अब तो नहीं डांटते, पता नहीं ये स्टाइल चेंज हो गई। पर आपने वो स्टाइल बरकरार रखी, तो मुझे वो सबसे ज्यादा पसंद आई। कि और मैं आपसे रिक्वेस्ट भी करूंगा सर, वो स्टाइल बरकरार रखना कि स्टूडेंट को जितना डांटो उतना डांटो, अच्छा ही होता है कि हम सेल्फ इंप्रूवमेंट ज्यादा होता है। तो वो सर अच्छा नहीं, तो सभी को बताना चाहता हूँ, डांटना शिक्षक का उस समय एक रोल होता है। अभी हम लोग बात कर रहे हैं, बात करने के बाद हम दोनों खाना खाएंगे साथ में, तो ऐसी कोई वो नहीं है कि हमारी कोई पारस्परिक दुश्मनी होती है। मुझे लगता है शिक्षक का जो धर्म है कि अगर छात्र में कहीं कोई कमी रह गई है तो बताया जाए। अभी थोड़ा सा ऐसा हो गया है कि छात्र के साथ बोलने में शिक्षक ही संकोच में है कि छात्र को फीडबैक दूं। सर 22 में आपने बहुत डांटा था, तो मैं 2-3 दिन तो फिर आंसर लिखे नहीं। फिर वो अंदर गुस्सा आया कि आपको सर रैंक ला के दिखाऊंगा। और अच्छी तरीके से वो गुस्से को मैंने चैनलाइज किया। बहुत सर गुस्सा आया था उस दिन के, मुझे इतना क्यों डांट दिया, मैं एटलीस्ट लिख तो रहा हूँ, इतना डिप्रेस फेज में चल रहा हूँ, शायद आपको नहीं पता होगा, वो हमें नहीं पता। जी सर, बिल्कुल। पर वो आपने डाटा तो मुझे था कि मैं सर को दिखाई दूंगा, रैंक ला के दिखाई दूंगा। तो होपफुली सर वो गुस्सा अच्छे से
चैनलाइज हो गया। नहीं तो सभी छात्रों को मैं कहना चाहता हूँ कि देखिए जो हमारी शिक्षक की भूमिका होती है उस समय ये होता है कि आप बड़े सारी मनोस्थिति से गुजर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि वहां पर सिर्फ वो हैं, हमारी टीम में बाकी भी होते हैं, काजी होते हैं, तो हिमांशु भी थे। तो इन हम सब डिसाइड करते हैं कि इस छात्र को आज ये वाली बात करनी है कि यहाँ इसको प्रोत्साहित करना है, यहाँ इसकी कमी इसको दिखानी है कि इसके आगे ये काम नहीं चलेगा। और मास्टर स्ट्रोक का थोड़ा पैटर्न भी सख्ती वाला इसलिए किया गया है क्योंकि वो बहुत सीमित समय में बच्चों बहुत सारी चीज हमें करनी होती है। पहले हम एक क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड लाते कि भाई खत्म कर सकता है पेपर, उसके बाद क्वालिटी, तो थोड़ा सख्ती उसमें रखनी होती है। लेकिन फिर मैंने कहा वो अनुशासन ना रिजल्ट लेकर आता है, ये सब पक्का। बल्कि जहां एक तरफ वो होता है क्या कहते हैं कि होड़ लगती है रिजल्ट की कि ये छात्र हमसे पढ़ के गया, वहां से पढ़ के गया। कल मैं क्लास ले रहा था ज्योग्राफी की, तो तब इनका मैसेज आया, सर पिछली बार आईपीएस हुआ था तब तो आप मिले नहीं, इस बार आईएएस हो गया हो, अब तो मिलो। मैंने कहा ऐसा नहीं है भाई कि हम नहीं मिलना चाहते, पर कई बार वो समय नहीं मिल पाता है। तो मास्टर स्ट्रोक में एक और चीज होती है जो इन्होंने आपसे कहा कि जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं वो अपने आप से आंसर लेखन तो शुरू करें और सेल्फ इवैल्यूएशन, वो अलग बात है, हम काफी टेक्निक सिखाते हैं उसमें। एक पीयर ग्रुप की बहुत अहमियत होती है, एक अच्छा समूह मिलना। कई बार क्या होता है दिल्ली में है या कहीं पर भी आपको अच्छा समूह नहीं मिलता, तो मास्टर स्ट्रोक एक चीज बहुत ध्यान रखता है कि एक तरह के लोग जो हैं, जो एक लेवल पर हैं और एक ही तरह की सोच और एक तरह की तैयारी पे हैं, तो उनको हम एक साथ लाते हैं, जिससे बहुत मदद होती है। ये बाकी टॉपर्स भी, प्रीवियस टॉपर्स, आप अगर उनको भी कुछ कहना चाहते हैं कि वहां से क्या सीखा, तो पीयर ग्रुप का क्या इंपॉर्टेंस रहा ये बताएं। सर जो अपना एमएमपी था उसमें सबसे अच्छी बात ये थी कि सुबह अब हम आंसर लिख रहे हैं, रात तक इवेल्यूएट हो जाएगा और रात में फिर जो अच्छे आंसर हम डेली वो जो है हम 24 घंटे में दे देंगे शाम तक, इसलिए हम पूरे दिन मेहनत करेंगे और अगर नहीं आएगा आंसर तो शाम को ही आ जाएगा, भैया अच्छा नहीं आया आंसर। और अच्छा आंसर फिर रात को अपलोड होते थे, तो फिर वो है कि हम डबल चेक करते थे, एक तो आपने चेक करके दिया, फिर जो टॉपर्स का जो भी अच्छा आंसर जिन्होंने लिखा है। और अच्छी बात है कि हर दिन एक ही टॉपर बार बार नहीं होता था, हर दिन टॉपर चेंज होते रहते थे, तो वो मोटिवेशन था कि यार कल मेरा आएगा, परसों मेरा आएगा। तो जो भी रात को अच्छे पीयर ग्रुप में से किसी ने लिखा है तो उनसे पर्सनली वो था कि वो ये सीखते थे, भाई ये नया लिखा है, फिर उनको पर्सनली मैसेज करते थे, भाई ये आपने कैसे सोचा, इतने शॉर्ट टाइम में आपको कैसे। जैसे सिद्धार्थ सर का था, उनका जियोग्राफी बहुत अच्छा था, सर मेरा जियोग्राफी वीक था, तो उनकी कॉपी से मैंने बहुत सीखा है। मतलब कभी बात तो नहीं हो पाई, पर इस प्लेटफॉर्म से मैं उनको शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। दूसरा आदित्य सर का था, उनकी एमएमपी की आपने कॉपी एथिक्स की दी थी, वो अवेलेबल सभी जगह पर नहीं है, तो वहां पर थी, तो बहुत अच्छी चीजें थी। उनको 148 मिले थे और मुझे 120 मिले, तो मैं एटलीस्ट उस रास्ते पर जा सका बिकॉज ऑफ द के वो पीयर ग्रुप अच्छा था, सभी लोग अच्छे से मेहनत करते थे। तो वो है कि जब आप एस्पिरेंट हो और पीयर ग्रुप भी आपको अच्छा मिल गया, हर दिन हेल्थी कंपटीशन हो रहा है, तो मुझे लगता है आधी गेम हम वहीं जीत जाते हैं सर। बिल्कुल जीत जाते हैं आधी गेम, क्या मैं तो कहूंगा आप सफलता के रास्ते पे चले जाते हैं। आदित्य श्रीवास्तव रैंक 1 लाए, कई चीजों में वो बाकी लोगों के लिए बहुत मदद के लिए कहते हैं, खासकर आयुषी प्रधान के लिए वो कहते हैं कि मुझे कल्चर में बहुत मदद मिली। सिद्धार्थ की बात की इन्होंने, सिद्धार्थ राजस्थान में आईपीएस हैं, सिद्धार्थ को बहुत डांट पड़ती थी जी। वो मेरे ज्योग्राफी ऑप्शनल के भी स्टूडेंट थे, तो उनसे मैं बहुत ज्यादा अपेक्षा रखता था और सिद्धार्थ ने बहुत बढ़िया आंसर लिखे, मतलब सबके लिए मिसाल रही। तो मेंस के आसपास मास्टर स्ट्रोक फिर शुरू होता है और मैं विपुल को भी बता रहा था इस बार हमने नहीं किया क्योंकि मंशा है कि हिंदी माध्यम और रीजनल माध्यम के स्टूडेंट्स को भी यही चीज मिले जो इंग्लिश को मिल रही है। तो आप तैयार हैं तो जरूर लिखिएगा कि आप भी उसके लिए तैयार हैं। और सर मैं बच्चों को कहना चाहूंगा कि सर एमएमपी स्टार्ट नहीं कर रहे थे, हमारा 24 में अच्छा परिणाम आया। सर को मैंने बार बार मैसेज किया, जो हमारे सीनियर थे उनको भी मैसेज किया कि सर को मैसेज करो। श्रीवास्तव ने कई बार किया, वो 2-3 को मैंने मैसेज किया था कि सर को बोलो कि एमएमपी स्टार्ट करे। सर ने इस बार नहीं किया, तो पर वो है कि अब मैं आप बच्चों को कहता हूं कि आप सर को मैसेज करना। प्रीलिम्स के बाद आपको लगता है कि मेंस क्लियर करना है, तो एक बार सर को करना कि भाई सर एमएमपी स्टार्ट कर दो। मुझे लगता है हाई चांस है कि मेंस क्लियर हो जाएगा। नहीं ये इन पर है, आप थे इसलिए मेंस क्लियर हो। मैं सर वो मैसेज का फ्लड आ जाएगा तो सर आप मजबूरन फिर फ्लड से मैं डर जाता हूँ। तो खैर ये तो हुआ आपकी मेंस की तैयारी। इंटरव्यू में जो आपने एक बार दिया इंग्लिश से दिया क्योंकि आपके जहन में था इंग्लिश से आता है, फिर आपने हिंदी में दिया। सभी छात्रों को बताना चाहता हूँ मेंस बच्चों आप जिस भी भाषा में दे रहे हैं आप इंटरव्यू में अपनी भाषा बदल सकते हैं। मान लीजिए मेंस आपने इंग्लिश में लिखा जो विपुल लिख रहे थे
और इन्होंने इंटरव्यू अपना फिर अपनी भाषा में कर लिया, एक बार इन्होंने इंग्लिश से भी किया। तो इंटरव्यू का भी एक इनकी जर्नी देखते हैं, उससे हमें क्या सीखने को मिलता है। तो विपुल, इंटरव्यू का क्या रहा अनुभव? ठीक है सर। सर पहले वो इंफॉर्मेशन का अभाव था, अच्छा या सही तरीके से गाइडेंस नहीं था। तो मैंने हर जगह यही सुना था कि आप इंग्लिश में इंटरव्यू देंगे तो मार्क्स अच्छे आएंगे। तो मैंने वही इंफॉर्मेशन के बेस पर निर्णय लिया कि 2022 का इंटरव्यू मैं इंग्लिश में दूंगा। पर हुआ क्या, मुझे 145 ही मार्क्स मिले वो इंग्लिश में। और हर दिन सर वो प्रिपरेशन से ज्यादा मेन फोकस वो लैंग्वेज पर था कि मैं इंग्लिश अच्छा बोल पाऊंगा या नहीं बोल पाऊंगा। जो बोलना चाहता था वो तो कभी निकला ही नहीं। तो फिर वो सबको मैं यही कहना चाहता हूँ कि जो इंटरव्यू में आपको कोई भी ऐसा डिस्क्रिमिनेशन मैंने अभी तक महसूस नहीं किया कि आप हिंदी से दे रहे हो तो कम मार्क्स मिलेंगे। मेरे 193 है, दैट इज कंसिडर्ड एज बहुत अच्छा मार्क्स, यस बहुत सर। अच्छा स्कोर है। तो वो एक, और हिंदी से मैंने इंटरव्यू लास्ट ईयर दिया था, उसके लास्ट ईयर भी मैंने हिंदी से दिया था और दोनों बार मेरा सिलेक्शन हुआ है। तो आपको जो भी लैंग्वेज, जैसे रीजनल लैंग्वेज में भी आप कंफर्टेबल हो तो यूपीएससी वो भी सेवा प्रदान करता है कि आप गुजराती या मराठी कोई भी भाषा में देना चाहते हैं दीजिए। बस इंटरव्यू का एक ही तात्पर्य है, अपने लैंग्वेज के साथ कंफर्टेबल रहना है, ओरिजिनल पर्सनालिटी दिखानी है। कोई भी माध्यम से आप दिखाओ, मार्क्स उतने ही मिलेंगे जितने आप डिजर्व करते हो। तो बच्चों, आप लोगों ने विपुल को सुना और बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतने धैर्य से सुना। इससे एक तो ये मन में आता है कि विपुल आईएएस हुए हैं तो हम इंस्पायर्ड है, हम भी आईएएस होंगे, बिल्कुल होना चाहिए। इसके पीछे विपुल की एक लंबी जर्नी रही है और विपुल की आपने एक ईमानदार सोच भी यहाँ पर देखी है कि यार जो कमियां हैं उसे पहचानना है। औरों को देखकर तुलनात्मक रूप से ना तो हमारे अंदर वो हीन भावना आनी चाहिए कि हम लोग जो है इंफीरियर हैं, कम रह गए शहरी लोगों से, अंग्रेजी भाषी लोगों से, ना ऐसा आना चाहिए कि एक ही बार में सब तोड़ दूंगा फोड़ दूंगा। इंक्रीमेंटल प्रोसेस है, धीरे धीरे करिए। अगर आपका स्टडी का लेवल बहुत लो है तो आप एनसीईआरटी से जरूर शुरू करिए। कोचिंग्स पर विश्वास कीजिए, अंधविश्वास मत करिए। विश्वास ये है कि आपका एक मेंटोर है, शिक्षक है, जहां पर भी आप हैं उनसे जो भी आप बेस्ट ग्रहण कर सकते हैं करिए। और फिर शिक्षक ये ध्यान रखिए कि आपकी तरफ होता है। अगर आप में कोई कमी निकालता है तो कोई दुश्मनी के तहत नहीं निकालता है, वो कोई कमी है, वो जो है उसमें हमें दिख रही होती है, शायद आपको नहीं दिख रही होती, तो उस पर सुधार जरूर करें। और सबसे बड़ी चीज है, परीक्षा लंबी है, 5 साल लग गए, 5 अटेम्प्ट लग गए भाई। ये मैराथन है, मैराथन है। इसमें कई अप आएंगे, कई डाउन आएंगे और सबसे बड़ी बात एक नकारात्मकता सेट होगी। ऐसा लगने लगेगा, अविश्वास होने लगेगा किस पर, पूरी प्रक्रिया पर, यूपीएससी पर ऐसी समाचार आ जाएंगे, संस्थानों पर, किताबों पर, टॉपर्स पर, सब चीज पे ऐसा लगता है सब कुछ फेक है। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि हमारे दिमाग में तुलनात्मक रूप से एक धैर्य की कमी होने लगती है कि हमारा क्यों नहीं हो रहा है। प्रक्रिया है, धीरे धीरे हो जाएगा, लेकिन इस प्रक्रिया में अपने से एक ईमानदार सोच रखनी है। जहां आप हैं अपना मूल्यांकन करना सीखिए, नेक्स्ट लेवल पे जाना है वो सीखना है। और उसके अलावा अपने से सच्चाई रखनी है कि अगर मैं हिंदी से दे रहा हूं तो हिंदी, अंग्रेजी से दे रहा हूं अंग्रेजी, दोनों में मेहनत लगेगी। ठीक है। और इस सपने को जिंदा रखने के लिए जो मैं आखिरी सवाल पूछना चाहता हूं कि भाई 7 साल तक 5 अटेम्प्ट में ये मोटिवेशन कैसे रखी? कई बार आप भी ऐसे हुए होंगे, जैसे इन्होंने कहा एक मेरे कोर्स में है, उस समय ये एकदम डिप्रेस थे, वो शायद कोर्स ही था जो उन्हें चला रहा था। तो अच्छी बात है, मेरे पास अभी इसी वाले पिछले मास्टर स्ट्रोक में हमारे पास रैंक 25 या 26 आई हैं। वो भी बीच में ऐसा हुआ कि छात्र जो है लो में जाते हैं, बहुत नॉर्मल सी बात है। तो इनको कैसे आपने डील किया इस लंबी यात्रा में? लोज भी आए, हाइज भी आए, तो व्हाट केप्ट यू गोइंग? और इसमें परिवार का, शिक्षकों का क्या योगदान रहता है? सर सही बात है, अनफॉर्चुनेटली सर ये यूपीएससी की जर्नी है, बहुत लोनलीनेस ज्यादा ही होता है, फेस करना पड़ता है। और कई दफा ऐसा होता है कि हम प्रीलिम्स में मार्क्स पेपर अटेम्प्ट किया, मार्क्स नहीं आया, मेंस में दिया, मार्क्स अटेम्प्ट नहीं आया, तो वो फिर वो डिप्रेशन में चले ही जाते हैं। मेरा परिवार सर समझता नहीं, अभी भी उनको फुल फॉर्म पूछोगे तो आईएएस या आईपीएस का नहीं पता होगा। तो एक अच्छी बात भी थी, एक बुरी बात भी थी कि वो मुझे यूपीएससी के बारे में कुछ पूछते नहीं थे कि भाई आपका क्या चल रहा है, बस कि मेहनत करो, कुछ होगा तो होगा, नहीं होगा तो नहीं होगा। मेरे पिताजी एग्जाम्पल देते थे कि हम गेहूं बोया है, कभी प्रोड्यूस होता है, कभी नहीं होता है, कुछ अपने हाथ में होता है, कुछ अपने हाथ में नहीं होता है। तो जब मैं फेल होता तो पता नहीं एक ही स्पीच उन्होंने तैयार की थी, जब भी मैं फेल होऊंगा तो वही स्पीच बोलते थे बार बार। पर वो था कि अपने हाथ में जितना है हमें उतना करना चाहिए। ये लो फीस की सर बात कर रहा हूं, तो आपने पहला तो ये फैक्टर बताया कि मैं इतने 7 साल से क्यों टका रहा। हर टॉपर यही कहता है कि जब आपका वाई स्ट्रॉन्ग होगा
तो आप अच्छे से वो है कि मोटिवेट रह पाओगे। मैं अपना वो वाई क्या है वो बताते नहीं है, मैं अपना वाई बताता हूँ। सर जिस रीजन से मैं आता हूँ ना, वो अभी भी उतना मतलब डेवलप नहीं हो पाया, डिस्पाइट बीइंग द पार्ट ऑफ गुजरात। तो वहां पर सोशली और इकोनॉमिकली अभी भी बैकवर्डनेस देखने को मिलती है। मैंने अपने गांव में बहुत सारा देखा है कि सोशली जो महिलाएं होती है वो अभी भी काम नहीं करती है, घर का काम ही करना पड़ता है। जो किसान होते हैं वो पूरा सर बहुत मेहनत से प्रोडक्शन करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, पर फाइनल रिजल्ट में उतना दाम नहीं मिल पाता, या कोई नेचुरल डिजास्टर की वजह से उनका नुकसान ज्यादा होता है। बिल्कुल। तो मुझे लगता है कि किसानों के साथ साथ सरकार भी का भी इतना योगदान है कि उनके जीवन में सुधार ला सके। तो दैट वाज द मेन मोटिवेशन कि मैं सरकार का हिस्सा बनूं और जो किसानों के लिए मैं कुछ भी कर सकूं तो मुझे अच्छा रहेगा। फिर साथ साथ में मैंने सर जीएस पढ़ना स्टार्ट किया। मोस्टली सोशल इश्यू होते हैं जो हमें इंस्पायर करते हैं, कि जो महिलाओं के बारे में हो गया, बच्चे हो गए, या कई सारे प्रॉब्लम्स है। मुझे लगता है कि जो आईएएस हो गया, आईपीएस हो गया, कई सारे सिविल सर्वेंट है, वो एक अच्छा प्लेटफॉर्म प्रदान करते हैं कि अपना पर्सनल डेवलपमेंट के साथ साथ हम समाज में 1% भी जो इंप्रूव कर पाएंगे तो मुझे लगता है कि उससे खुशी नहीं होती है। तो ये सर था। दूसरा सर, मैं जहां से आता हूँ मेरे पास खोने के लिए उतना कुछ था नहीं। थोड़ी बहुत जवानी थी, वो शायद चली जाएगी, मुझे लगा उतना होगा। थोड़े बहुत पैसे होते जो लगते हैं, मुझे लगा ठीक है अब कर्जा करके या कुछ भी करके कर लेंगे। पर एक बार है कि एक बार रिस्क कर लेते हैं, जो हो जाए तो मेरे पास पाने के लिए बहुत सारा है। वरना ये कि या तो फिर कृषि वापस खेती में चले जाएंगे, या छोटा मोटा गुजराती होने के नाते धंधा कर लेंगे। तो सब वो मेंटलिटी यही थी कि भाई पाने के पास अपने पास बहुत कुछ है, तो थोड़ा बहुत रिस्क जीवन में लेना चाहिए। तो वे मेंटालिटी से सर में था। बहुत सारे दिन लो आए, जब लो फेज आए तो मुझे लगा उसको एंजॉय कर लो, कि आज लो चल रहा है तो कि आज मैं डिप्रेशन में हूँ भाई, कितना मेरा मेंटालिटी ये क्यों इतना गंदा है। 2 दिन लगते हैं सर। पानी जब वो झंझनाहट होती है तो थोड़े दिन रहता है, वापस नॉर्मल हो जाता है। जब आप लो फेज में हो तो कोई दिक्कत नहीं है, इट्स नॉर्मल। लो फेज में हो तो लो में रहो, 2-3 दिन में वापस आ जाओगे। वापस खुद जो वजह से आपने स्टार्ट किया था, जो खुद जेन्युइन वजह है, तो आप वापस मोटिवेट होकर तीसरे दिन प्रिपरेशन करने स्टार्ट कर दोगे। तो मुझे लगता है कि लोनेस जो लोनलीनेस है वो पार्ट ऑफ द यूपीएससी प्रिपरेशन है, पर जिस वजह से आपने स्टार्ट किया है तो मुझे लगा कि आपको बरकरार रखेगा 3-4 साल मेहनत करने के लिए। तो अपना कारण कि आप आईएएस क्यों बनना चाहते हैं, इस कारण को ढूंढिए और इसे स्ट्रांग रखिए, आपको आपके लॉस से निकालेगा। जो लोग हमें सुन रहे हैं, अगर आप किसी लो से गुजर भी रहे हैं या कोई भी चुनौती है, उसे जरूर लिखिए। ये कई बार कह देने से, एक्सेप्ट करने से कि मैं एक लो में हूँ, वो बहुत वो हो जाती है। तो आपका क्यों क्या है, आप हमें सुन रहे हैं, आप चैट में भी लिख सकते हैं, और आप अगर लो में हैं तो आप वो भी लिखिए, वो भी हम लोग पढ़ते हैं। सर इसमें मैं बताता हूँ, कई लोग मैसेज की तरह लेता हूँ। कई लोग ऐसे होते हैं, जैसे मेरे उतने मुझे किसी को बताना मुझे अच्छा नहीं लगता है कि, तो मैं क्या करता था, ये जितना भी मुझे लगा कि ये आज का दिन इतना खराब गया, तो मैं नोट, मुझे लिखना पहले से ही पसंद है, तो मैं अपना जो इमोशन होता है मैं नोट में लिखूंगा, पेज फाड़ दूंगा या जला दूंगा या फेंक दूंगा। तो वो बात है कि मैं किसी को कहा नहीं, पर वो है कि एक बार मैंने लिख दिया तो भी मेरे एक बार इमोशन निकल गए तो वो बात आधी तो बन जाती है। तो आपके पास अच्छे दोस्त हो तो उनको बोल दीजिए, नहीं हो तो ये लिख दीजिए, तो भी बात बन जाती है। चलिए, तो एक सुझाव ये भी रहा, तो ये हमने कहा कि अगर उसको आप एक्नॉलेज कर लेते हैं कि हाँ ये समस्या है, मैं लो से गुजर रहा हूँ, गुजर रही हूँ, उसको मान लीजिए, अपने से मान लीजिए। अगर कोई मित्र है, परिवारगण है, शिक्षक है, किसी से कह सकते हैं, नहीं तो यहाँ भी कह सकते हैं। और इस मैसेज को, इस चैट को मैं यहीं पर समाप्त करना चाहूँगा। एक आखिरी मैसेज विपुल से छात्रों के लिए, जो अपने ये नन्हे से सपने अपनी आंखों में टिमटिमाते लेकर आए हैं, जी सर, इनको आप क्या कहना चाहेंगे? सर वो तो है कि हम यूपीएससी का डेटा देखें तो हर कोई तो पास नहीं होता है, पर मेरा ऐसा मानना है कि सपने बड़े देखने चाहिए। क्या पता कि भगवान ने देख लिया और बोल दिया तथास्तु, जो जाकिर खान फेमसली कहते हैं और हर दिन मैं सुनता हूँ। तो वो है कि खूब मेहनत करना, खूब मेहनत करने से हो जाता है। मैंने भी प्रयास किया और हो गया, तो आप भी कीजिएगा, क्या पता भगवान तथास्तु बोल दे और आपका भी हो जाए। धन्यवाद। तो बहुत बहुत धन्यवाद सभी लोगों को ये समय देने के लिए, और आशा है आपने विपुल से इस चर्चा में बहुत कुछ सीखा। आप लोग खूब जल्दी से अपनी सफलता की यात्रा में शीर्ष चरम तक पहुंचे, इसी उम्मीद के साथ। जय हिंद।